शंकर कुमार एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने सिक्योरिटी चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे हैं अपने करंट अफेयर के सेगमेंट की। और फिलहाल चल रहा है हमारे पास जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। ऑलरेडी हमने अगर बात करें कि कितने सेशंस इसके लिए रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं टोटल हमने अब तक 6 सेशंस जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को लेके कवर कर रखे हैं और आज ये होने वाला हमारा 7वां सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले कि अब तक हमने कौन कौन से मेजर टॉपिक्स को अपने इस करंट अफेयर के सेशन के दौरान कवर कर रखा। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट की थी अपनी इस सेशन को नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनएसपी 2025 के साथ। एनएसपी 2025 के साथ हमने जुलाई मंथ का करंट अफेयर से स्टार्ट किया था। रिसेंटली हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लाइक कैबिनेट सॉरी यूनियन कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया गया था, वहां पे फाइनली इसे अप्रूवल मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ते तो इससे रिलेटेड हमने कुछ एक पॉइंट्स की बात की थी। इसका मेन बेसिकली इंटेंशन है कि हमें जो 2036 का ओलंपिक देखने वाले हैं, हम जो आने वाले दिनों में हमारे पास होने वाला है, तो हम उसके लिए अपने क्या किस तरीके से अपने आने वाले जनरेशन को तैयार करेंगे, उसके लिए हमारे पास आज क्या करने चाहिए, जो कि तब तक रिजल्ट शोकेस करेंगे। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं अपने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी न्यू लाइक दिस इज अ वेरी न्यू ब्रांड न्यू लाइक स्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर रखी कि कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं जिनके सपोर्ट के थ्रू हम इस पॉलिसीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बात की थी वहां पे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, नीति आयोग, स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड athletes, domain experts and public stakeholders. We are taking a collective initiatives, and yes, we have to come up with some inputs, and yes, these inputs will come from these people. We have multiple concentric consultations with these famous personalities associated with sport events. तो इन सभी का हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा था। अब क्या क्या इसके पिलर्स थे ये भी हमने देख रखा था कि मेन इंटेंशन था इसका कि ग्लोबल स्टेज पे हमें स्पोर्ट्स को एक एक्सलेंस इंडिया के लोगों को एक एक्सलेंट परफॉर्मेंस के तर्ज पे जाना जाए, स्पेशली ग्लोबल लेवल पे, तो उसकी तैयारी करनी है। वो अभी हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना अभी सही। स्पोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखिए माना जाता था कि पहले की सॉरी सॉरी पहले माना जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये एक एटीट्यूड था, ये एक हमारे पास नजरिया था, और वो सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ लंबे अरसे तक। और आज भी हम बात करेंगे तो हमारे पास आज कहने को 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं हम, और अगर स्पोर्ट्स की बात करें, ओलंपिक की बात करें, तो हम लोग बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। तो जरूरत ये हो जाती है किस तरीके से अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको क्या दी जाए, प्रॉपर सपोर्ट दी जाए, ताकि आने वाले जनरेशन के दौरान आने वाले समय के अनुसार वो क्या करें, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें मेजर स्पोर्ट इवेंट्स में, जहाँ पे इंडिया अपने टैलेंट, इंडियन लोग अपने इंडियन लाइक स्पेशलिस्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, दे विल शोकेस देयर टैलेंट्स, and this is only going to happen if we start for those achievements uh, in our current days. तो स्पोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होगा जब आप देखोगे वहां से हर एक पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट अगर बात करते हो, तो अगर साथ जा रहा है तो उसके साथ साथ आप कंट्री के भी ग्रोथ की बात करोगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वो साथ ही लेके आ रहा। स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, राइट। इसके बाद स्पोर्ट्स एज ए पीपल्स मूवमेंट, एंड फाइनली इंटीग्रेशन विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ पे हम बात करते हैं एक एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जहाँ पे आप चारों तरफ जो भी हरफन मौला जिसे हम बोलते हैं, आप पढ़ाई लिखाई के अलावा आप खेल कूद में भी अपने आप को फ्रंट पे रखिए। तो ये सारी चीजें हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेंशन की गई थी, और इसीलिए देख रहे हैं आप इसका जिक्र होते हुए यहाँ पे कि इसे इंटीग्रेट करना किसके साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार साथ। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने देख रखा था, और ये था हमारे पास न्यू स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेज हैं, लिमिटेड बजट एलोकेशन है, पुअर गवर्नेंस है, लैक ऑफ साइंटिफिक कोचिंग है, इनसफिशिएंट ग्रास रूट एंगेजमेंट है। तो ये सारे हमारे लिए मेजर चैलेंजेज जो कि हम टारगेट करेंगे कि अपने इस नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के द्वारा इसे ओवरकम करें, और आसानी से आने वाले दिनों में हम लोगों को सहूलियत प्रदान करें और लोगों को मोटिवेट करें। दे कैन कम अप विद देयर ओन इंटरेस्ट इन व्हाटएवर गेम्स दे आर हैविंग इंटरेस्ट, दे कैन कम हियर एंड फाइनली दे कैन शोकेस देयर टैलेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हो तो हम बात कर रहे हैं अपने
जीपीएस इंटरफेरेंसेस की रिसेंटली हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि भाई जीपीएस इज नॉट सिक्योर नाउडेज, क्योंकि आपको पता है कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज गेटिंग यूज फॉर व्हाट, फॉर नेविगेशन एंड फॉर कम्युनिकेशन along with like what do you say ट्रांसपोर्टेशन। तो रिसेंटली हमें कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिस बेसिस पे आप बोलेंगे कि भाई ये कहीं से भी आज के जमाने में क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, स्पूफ किया जा सकता है, जिसके थ्रू हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और सीवियर लॉस हो सकती है। और वो लॉस जो हो सकता है इकोनॉमिकली नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट तक लिमिटेड नहीं रह सकता, दैट कैन बी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ लाइव्स। तो ऐसे केसेस में रिसेंटली हमें ये इवेंट्स मेजर तरीके से देखने को मिलेंगे। लाइक पहला देख रहे हो आप, दिल्ली जम्मू फ्लाइट जो था वो उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि जीपीएस फेलियर उन्हें देखने को मिला। दूसरी बात, टू टैंकर्स कोलाइडेड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास दो शिप कंटेनर्स शिप जो होते हैं, सॉरी जो शिप होते हैं वो आपस में कोलाइड कर गए। कंटेनर शिप कैन ग्राउंड ऑफ जेदा, जेदा के पास कंटेनर शिप को फिर से देखेंगे दे रहा ग्राउंड। तो ऐसे केस में ये सारे जो मेजर इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये हमारे लिए काफी आई ओपनिंग इवेंट होने वाला है, आई ओपनिंग इंसिडेंट होने वाला, जिसके थ्रू हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि किस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी के मिनिमल कंसिक्वेंसेस है उसको अचीव कर पाए। तो ये अभी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है और इसी को लेकर हमने यहाँ पे बात की थी कि जीपीएस इंटरफेरेंसेस कैसे काम करता है, क्या क्या उसके बेसिक रीजंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इफ यू सी दैट कैन बी स्पूफिंग एंड द नेक्स्ट वन कैन बी जैमिंग। तो जैमिंग और स्पूफिंग का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है और ये था हमारे पास द राइजिंग थ्रेट ऑफ जीपीएस इंटरफेरेंसेस। फिर हम बात करते हैं साइट्स की, राइट। सो व्हाट इज साइट्स? साइट इज एक्चुअली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है उनके बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इनके ट्रेड स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड को क्या करता है, रोकता है, प्रमोट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास साइट। रिसेंटली अभी क्यों ये न्यूज में है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा मार्क्स 50 इयर्स। 50 साल अभी इसने क्या किए अपने कंप्लीट कर लिए, कंप्लीटेड इट्स 50 इयर्स, ठीक है ना। तो इसलिए अभी क्या है ये न्यूज में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो इससे रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया था। इट इज ए पायनियरिंग ग्लोबल एग्रीमेंट originally conceived in 1963 and at a meeting of the United Nations Conservation of Nature IUCN की जब हम मीटिंग कर रहे थे तो वहां पे ये 1963 में क्या आया, एग्जिस्टेंस में आया पहली बार। तो ये एक वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स एमिंग टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल। तो ये पॉइंट भी हमने कवर कर रखा था। इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा था। और टोटल अगर बात करते हो कि देयर आर 185 पार्टीज कंट्रीज और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू साइड्स, इंडिया रेटिफाइड दिस बिल इन 1976। 1976 में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था। साइट्स की बात करते हो तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था 1976 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स। फर्दर आप आगे बढ़ते हो तो साइट से रिलेटेड काफी पॉइंट्स हमने कवर करा। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो हमने बात की थी दलाई लामा की। दलाई लामा अभी 90 साल के कंप्लीटेड, हाँ ही सेलिब्रेटेड 90th बर्थडे। और वहां पे अगर बात करें तो अपने जो उनके नेशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक जिसके थ्रू वो बुद्धिस्ट लाइक स्पेशली तिब्बतन बुद्धिस्ट को प्रमोट करते हैं, वो थोड़ा सा अभी सस्पेंस में बना हुआ था कि वो फर्दर कंटिन्यू होगा कि नहीं, फंक्शन करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे दलाई लामा के अकॉर्डिंग उनको वहां पे देखने को मिल रही थी चाइनीज इंटरफेरेंस जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। और उसी लिए उन्होंने देखा था कि एक एक स्पेशली मैसेज दिया था कि हम मे भी आने वाले दिनों में इसे कंटिन्यू कर पाए, कंटिन्यू ना कर पाए। बट अगर बात करते हो अभी फिर जब ये 90th सेलिब्रेशन हो रहा था, 90th बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो फिर से उन्होंने बोला कि हमें अब लग रहा है कि इसे कंटिन्यू करेंगे बट देयर इज अ नीड ऑफ अर्जेंट अमेंडमेंट्स इन द प्रोसीजर्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दिस व्हाट यू से इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे केस में ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दलाई लामा अगर बात करें तो उनका ओरिजिनल नाम क्या है भाई, तेंजिन ग्यात्सो, ठीक ना। और अभी जुलाई 6 को वो क्या हो गए, 90 साल के हो गए, ठीक ना।
तो ये हमने सभी बातें देख रखी थी। तो उनको माना जाता है कि ही इज द री इनकारनेशन ऑफ द 38th दलाई लामा एट द एज ऑफ 2। हाँ, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द री इनकारनेशन ऑफ द 38th दलाई लामा at the age of 2। he has since become a global symbol of peace and compassion। और तब से वो शांति और कंपैशन के क्या बन गए, एक सिंबल बन गए। तो दलाई लामास आर कंसिडर्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ अविलोकितेश्वर द बुद्धिस्ट ऑफ कंपैशन, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। तो ये माना जाता है उनको बुद्धिज्म के अनुसार, ठीक ना। द इंस्टीट्यूशन हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज गेनिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी अलोंगसाइड इट्स स्पिरिचुअल रोल। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ पॉलिटिकल व्यूज को भी क्या करता है, लीड करता है, स्पेशली तिब्बत वाला पार्ट में जो कि चाइना के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था। तो ऐसे केस में दिस बिकम्स वेरी मच क्रूशियल एंड स्पेशली हियर दलाई लामा हैड ऑब्जर्व्ड दैट इन हिज इंस्टीट्यूशन देयर वाज coming off some interferences from Chinese government, so that was the reason why he was very much uncertain कि अब इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। बट अभी उन्होंने रिसेंटली बोला है कि नहीं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट की जरूरत होती है, चेंज की जरूरत होती है, तो हम वो करेंगे और उसके हिसाब से फिर से इसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट ना। तो ये हमने देख रखा। इसके बाद बात करते हो, ये सभी चीजों को हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर रखा है, आप देख सकते हैं हमारे पूरे प्रीवियस सेशन को। इसके बाद हम बात करें आरडीआई की। दिस इज व्हाट, दिस इज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी बड़ी मात्रा में क्या किया है, अमाउंट को इन्वेस्ट किया, इन्फ्यूज किया है, सैंक्शन किया, और जल्दी उसके आप रिजल्ट्स देखेंगे आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट होते हुए। दिस वाज हैविंग लाइक कॉर्पस ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़, ह्यूज, राइट। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हुए, अब तो हमने बात की थी इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को, ठीक है। अब हम बात करें प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं पीएम मोदी। अभी उनका विजिट हुआ था घाना में। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं वहीं से, तो वो जाते हैं त्रिनिडाद एंड टोबैको। इसका भी जिक्र हम आने वाले दिनों में कर ही रखें, आपको पता चलेगा, अभी आपको थोड़ी देर में इसका जिक्र दिख जाएगा। और दोनों कंट्रीज की बात करते हो तो इन्होंने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नवाजा किससे, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से। अपने इनके नेशंस के जो भी हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर होते हैं, जैसे भारत का भारत रत्न है, उसी तरीके से इन देशों के जो भी हाईएस्ट ऑर्डर हैं, सिविलियन ऑर्डर होते हैं, उससे इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को नवाजा। सो दिस इज द पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते तो इससे रिलेटेड सभी पॉइंट को तो हमने काफी डिटेल डिस्कशन के साथ किया था। हमने यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश की थी इंडिया और घाना के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो हमने इसके बाद स्टार्ट की थी सी फ्लड की। तो सी फ्लड मीन्स व्हाट, सीडैक, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लड से एसोसिएट कर रहे हैं। तो सीडैक हैज प्रिपेयर्ड अ सॉफ्टवेयर विथ विच वी कैन इजिली डू फॉरकास्ट ऑफ फ्लड। तो ऐसे केसेस में ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जैसे नॉर्थ बिहार के एरिया की बात करते हो, जो कि काफी ज्यादा प्रोन होता है, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ for the sake of what do you say, and yes, for the sake of that they had developed this CDAC, सी फ्लड सॉफ्टवेयर, ठीक ना। अभी रिसेंटली जल शक्ति जो हमारे मिनिस्ट्री हो जाती है उसके जो वो व्हाट डू से पोर्टफोलियो मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, अभी इसे लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। अब थोड़ा सा इसकी बात करते हो तो इसके बेसिकली अभी बेसिकली ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा, यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो फ्लड है उसको फोरकास्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रियल टाइम में ये क्या करेगा, जो वाटर लेवल जो राइज होते हैं फ्लड के दौरान, उसे वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा सैटेलाइट्स के थ्रू, और उस बेसिस पे वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फोरकास्ट करेंगे मैसेज को, जिसके बेसिस पे हमें जो कैजुअलिटी देखने को मिलती है, लॉसेस ऑफ लाइफ देखने को मिलती है, लॉसेस ऑफ वेल्थ देखने को मिलती है, वो कम करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि ये हमारे लिए अभी ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है, और मेन अभी जो लॉन्च किया गया वो महानदी, गोदावरी और ताप्ती रिवर बेसिन में लॉन्च किया गया, ठीक ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट एम्प्लॉयज एडवांस 2D हाइड्रोनॉमिक मॉडलिंग टू सिमुलेट फ्लड। तो ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करता है, फ्लड को आपके सामने फोरकास्ट करने की कोशिश करता है। सो दिस इज द वेरी क्रूशियल फीचर। ये सभी चीजों को हमने देख रखा है। अब देखेंगे अगर महानदी बेसिन में, तो यहाँ पे ये किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, सीडैक पुणे के द्वारा। और बात करते हो आप
गोदावरी और ताप्ती के लिए तो वहां पे डेवलप मैनेज किया जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के द्वारा। तो ये 2 जोन में देखेंगे अभी बटा हुआ, पुणे के लिए सीडैक है और ताप्ती और गोदावरी वाले रीजन के लिए हमारे पास नेशनल रिमोट सेंसिंग है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास समझ सकते हो आप। तो महानदी बेसिन के लिए, सॉरी, महानदी बेसिन के लिए हमारे पास सीडैक पुणे है और गोदावरी और ताप्ती के लिए हमारे पास कौन सा है, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है अभी अभी इसे ट्रायल बेसिस पे लाइक ऑब्जर्व करने की। तो ये हमने देख रखा, ये हमारे पास था सीडैक। संथाल हुल अभी हमने 170वां एनिवर्सरी मनाया है इस फेस्टिवल का, और आपको पता है कि ये सेलिब्रेट किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था तब ब्रिटिशर्स जब हम हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो क्योंकि पता है कि ब्रिटिशर्स ने सभी लाइक सोसाइटीज को क्या कर रखा था, अफेक्ट कर रखा था, उन्होंने ट्राइबल लोगों को भी, जंगलों को भी नहीं छोड़ रखा था। इसलिए वहां पे हमने देखा था कि स्पेशली झारखंड के अंदर हम हर साल क्या करते हैं, 1855 से हूल दिवस मनाते आ रहे हैं, जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं दीकू से। दीकू हमारे हो जाते हैं आउटसाइडर्स, और ये आउटसाइडर्स कौन कौन से थे भाई, हमारे ब्रिटिशर्स और लाइक मर्चेंट्स, लोकल मर्चेंट्स हु वेयर मैनिपुलेटिंग दीज फॉरेस्ट पीपल, ट्राइबल पीपल, और फाइनली उनका क्या होता है, डाउन ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरने लगता है, और फाइनली बाद में जाके नहीं रियलाइज होता है इन संथाल लोगों को कि हमारा जो पतन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सपोर्ट लिया किनका, इन आउटसाइडर्स जो कि है हमारे देखो ब्रिटिशर्स के लाइक क्या बोलते हो, झांसी में आके, बहकावे में आके हमने ये उनकी बात मानी और फाइनली उनका ये हो गया पतन। तो इसलिए हाँ, और उन्होंने रिवोल्ट किया, और ये रिवोल्ट करने के पीछे अगर आप देखते हो रीजन, तो मेन रिवोल्ट करने के पीछे ये रीजन हो जाता है कि उन्होंने समझ लिया था कि उनका जो पतन है वो ब्रिटिशर्स के चलते ये स्टार्ट हुआ। तो वहां पे उनके लीडर होते सिद्धू और कान्हू, दोनों ने काफी अच्छे तरीके से लीड किया था इस मूवमेंट को, बट उनकी जानें चली जाती हैं। बट उन्हीं के याद में, उन्हीं को कमेमोरेशन में हम देखेंगे हर साल हम क्या मनाते हैं, हूल दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं भाई, जून 30 को, ध्यान रखेंगे हर साल जून 30 विल बी सेलिब्रेटेड एज संथाल हूल दिवस। हूल दिवस झारखंड बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है वहां पे, ठीक ना। सो दिस लाइक रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन इन इंडिया, ऑपरेशन इंडिया, और ये हमने देख रखा। फिर अगर बात करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं, लाइक 1855 में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, 2 साल लगभग पहले हमारे पास सिपाही म्यूटनी से, और ये माना जाता है कि दिस वाज अ स्ट्रक्चर्ड वार अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ये काफी यूनिक हो जाता है कि क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं कि चूंकि जो मेन ड्रॉबैक था हमारे पास सिपाही म्यूटनी के फेल होने का, 1857 के विद्रोह का फेल होने का, वो यहाँ पे माना जाता है कि उनका कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गए। बट उससे भी पहले अगर हम देखें तो पहले ही इन संथाल लोगों ने झारखंड के अंदर, आज के झारखंड के अंदर पहले ही एक स्ट्रक्चर्ड वार को तैयार कर लिया था, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के। तो दिस इज अ वेरी यूनिक। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो कितना ज्यादा एडवांस थे, वो ऑलरेडी क्या कर रखे थे, पूरा प्लान तैयार कर रखे थे कि कैसे दिकुज को बाहर का रास्ता दिखा देना। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी लाइक सिद्धू और कान्हू की। देखिए सिद्धू और कान्हू की, हु यूनाइटेड वॉरियर्स and various castes and communities of tribal people, they all came united against these Britishers, colonials under the leadership of Sidhu and Kanu। तो ये हो जाता है हमारे पास संथाल हुल से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हो, सभी चीजों को हमने देख रखा था, काफी डिटेल डिस्कशन इसका हो ही रखा। फिर हम बात करते हैं 3/35। 3/35 में हम बात करें 2035 की। 2035 के टाइम में हमारा एक टारगेट, 2035 से पहले हमारे पास एक टारगेट है कि 50% टैक्स लगाकर किसके ऊपर, 3 चीजों के ऊपर, टोबैको के ऊपर, दूसरा हो जाता है अल्कोहल के ऊपर, और तीसरा हो जाता है ड्रिंक्स के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। इन 3 चीजों पे क्या करोगे, टैक्स लगाओगे, और 50% तक टैक्स लगाओगे, ताकि लोग इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दें, कंजम्पशन इनका ऑटोमेटिकली कम हो जाए, और फाइनली वहां से जो हेल्थ कंसर्न हमें देखने को मिल रहे थे इनके कंजम्पशन के द्वारा, वो हम क्या कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास टारगेट है, और ये कब तक का टारगेट है, 2035 तक। ये जो 50% है ये एक तरह का क्या है, हेल्थ टैक्स है। दिस ट्राइज टू इंप्रूव द टैक्स, इंप्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल बाय इंपोजिंग फ्यू टैक्सेस, और ये इसीलिए क्या कहलाता है, हेल्थ टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने देख रखा, WHO के द्वारा अभी ये लॉन्च किया गया 3/35 इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड सभी पॉइंट को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा। फिर आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे बिहार के अंदर प्रतिज्ञा स्कीम लॉन्च की जाती है, जहां पे हमारे सीएम बिहार के नीतीश कुमार क्या करते हैं, अलग अलग लाइक एज ग्रुप
अलग अलग क्वालिफाइड और एलिजिबल बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक इंटर्नशिप स्कीम लेके आते हैं, जहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग करेगी, ठीक ना। कितना फंडिंग करेगी वो भी हमने देख रखा है, यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर किए थे। पूछेगी इसके क्राइटेरिया है लाइक 18 से 28 के बीच के आप होने चाहिए। साथ साथ अगर आपने हायर सेकेंडरी मतलब 12th कंप्लीट कर रखा है और उसके अलावा आपने क्या कर रखा है, टेक्निकल या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको 4000 पर मंथ मिलेंगे इंटर्नशिप के लिए। दूसरा ITI डिप्लोमा है तो आपको 5000 मिलेंगे। ग्रेजुएट्स हैं और PG हैं तो आपको 6000 मिलेंगे। साथ साथ अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो तब तो कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई एडिशनल लाइक हेल्प नहीं मिलेगा। बट अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके अगर आप कर रहे हो इंटर्नशिप तो वैसे केस में आपको 2000 मिलेंगे। और स्टेट से बाहर जाके करो तो आपको एडिशनल 5000 पर मंथ मिलेंगे। तो ये सारे इसके कुछ एक फीचर हो गए हैं जो कि होते हैं हमारे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम बिहार में लॉन्च किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की। दिस इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड which has approved nearly 200 million US$ for न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। अब ऐसे केसेस में ये जो प्रोग्राम है वो कहां पे अप्लाई होने वाला है, इंडिया के अंदर। तो ये काफी क्रूशियल हो जाएगा, इंडिया को ये सपोर्ट करेगा। इससे भी रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हमने कवर कर रखा है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है, ये सभी का हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो आप, तो हम बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हमारे पास बनाए लाइक रिलीज की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा, ठीक ना। और मेन ये क्या हाईलाइट करती है लिविंग स्टैंडर्ड, लाइक लेवल ऑफ पॉल्यूशन और वहां पे लोगों के सेटिस्फैक्शन। तो ऐसे केसेस में इस बेसिस से आप देखेंगे कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कैपिटल्स यूजुअली देखेंगे दे विल बी रैंक्ड। और वहां पे इस बार अगर बात करें तो आप देखेंगे इसके बेसिकली 5 कैटेगरीज हो जाते हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसके 5 बेसिस हो जाते हैं, पिलर्स हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये सारे कैपिटल्स को रैंक की जाती है। और यहाँ पे टोटल अगर देख रहे हो तो 173 सिटीज को यहाँ पे इन्होंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। और फाइनली 1 से 100 के बीच में इनकी क्या की जाती है, स्केलिंग की जाती है। और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने लाइक लिवेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। इस बार टॉप कौन किया है भाई, कोपेनहेगन, ठीक ना, 98 आउट ऑफ 100। ज़ुरिक दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे हमारे पास वियना है। पिछले 3 सालों से लगातार 100 आउट ऑफ 100 हासिल कर रहा था वियना, बट इस बार इसे हाथ नहीं लगी है और कोपेनहेगन ने इसे मात दे दिया है। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे दिल्ली और मुंबई दोनों हमारे पास 60.2 स्कोर के साथ 141st रैंक पे हैं, 141st रैंक पे, ठीक है। वर्ल्ड के लीस्ट लिवेबल अगर सिटीज की बात करते हो तो उसमें देखेंगे बांग्लादेश का ढाका आ जाता है, त्रिपोली लीबिया का आ जाता है, दमास्कस आ जाता है हमारे पास, किसका, सीरिया का। ये सारे हमारे पास लीस्ट लिवेबल सिटीज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हो आप DAP की। चाइना, जब हम डिस्कस कर रहे थे ये बात तो आपको पहले सेशन के दौरान हमने बताया था कि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि नहीं भाई, उन्होंने फिर से मार्केट ओपन कर दिया जब यूएसए ने हमारे ऊपर 50% का एक टैक्स इंपोज किया, डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दिया है इंडियन गुड्स के ऊपर। तो ऐसे केसेस में चाइना से हमें सपोर्ट मिली है। और जब हम बात करें अभी तो ये खरीफ का सीजन है, मानसून का सीजन है, जहां पे पैडी के कल्टीवेशन के लिए हमारे पास बहुत ही भारी मात्रा में क्या चाहिए, DAP चाहिए, यूरिया चाहिए। व्हाट इज DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जहां पे आप बहुत ही भारी मात्रा में देखेंगे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स ये होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने क्या कहते हैं, प्लांट्स के हेल्थ को इंश्योर करते हैं। और हम हाईली रिलाई करते हैं चाइना के ऊपर इसके इंपोर्ट को लेके। तो ऐसे केसेस में अभी रिसेंटली चाइना ने इसे स्टॉप कर दिया था। रीजन क्या था कि खुद उनके कंट्री के अंदर अभी इसका कंजम्पशन बढ़ गया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में DAP की यूज होती है। साथ साथ अगर बात करते हो तो उनका जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वहां पे भी तो यूजुअल तरीके से DAP चाहिए, क्योंकि पैडी के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो कौन है, चाइना ही है। तो उन्हें भी क्या चाहिए, हमारे DAP चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने देख रखा था, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हो आप, तो ये सभी पॉइंट को भी हमने कवर कर रखा है। कैसे देखेंगे, कुछ एक दिनों में हमारे पास इसमें डाउनफॉल देखने को मिले हैं इंपोर्ट में। अब चाइना ने ही इसे फुल्ली तरीके से क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द सिचुएशन। तो इसके बाद आगे बढ़ते हो आप, तो हम बात करते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको की। हमने इससे पहले बात कर रखे थे घाना की। तो घाना के बाद हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं त्रिनिदाद और टोबैको, और वहां पे
उस कंट्री के हाईएस्ट ऑर्डर जो कि है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, अवार्ड है, ऑनर है, उससे हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा जाता है। तो ये भी हमने देख रखा। और ये पहला कंट्री बन जाएगा हमारे पास कैरेबियन रीजन में जहां पे यूपीआई को प्रमोट किया जाएगा। यूपीआई इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। व्हाट इज यूपीआई? दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हो आप, तो इससे हमने त्रिनिदाद एंड टोबैको से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हो आप, तो हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल रूल्स। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन हो जाता है कि हर हालत में हमें किसानों की जो इनकम है वो बढ़ानी है। अब इनकम बढ़ाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, अलग अलग स्कीम्स लाने पड़ेंगे उनके लिए। तो खेती के अलावा उन्हें अब बताया जा रहा है कि आप क्या करो, फॉरेस्ट्री करो। और साथ साथ उसके अलावा वहां पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी उन्होंने लेके आया कि अगर आप बिना परमिशन के क्या करते हो, पेड़ों को काटते हो, तब वहां पे फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो देख रहे हो अभी हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के द्वारा लोगों के सामने लाया गया। और अभी ये रिसेंटली और लाइक अनाउंस किया गया जून 18 2025 को, ठीक ना, करेक्ट। सो मेन एम क्या है कि बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज। आप पेड़ों को अननेसेसरी अगर आप कट करें तो दैट इज नॉट गुड। तो ऐसे केस में इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पनिशमेंट दिए जाएंगे। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइमेट चेंज के जो कंसर्न है उसको भी मिटिगेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फार्मर्स की इनकम को बढ़ा रहे हैं। अगर आप लाइक कॉमर्शियल प्लांटेशन कर रहे हो, कुछ एक ऐसे क्रॉप्स का लाइक ऐसे प्लांट्स का जिसका बहुत ही भारी मात्रा में क्या है यूज है, रिक्वायरमेंट है, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्नीचर्स, तो ऐसे केसेस में आपके लिए रेवेन्यू जनरेट होगी वहां पे, राइट। तो ये प्रमोट की जा रही है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये काफी ज्यादा ये इंश्योर करता है कि किसी न किसी तरीके से हम फार्मर्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनकम है, उसको बढ़ाएं। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, अगर आपको बताएं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइमरी गोल क्या है, इनहैंस फार्मर्स इनकम। दूसरा है एम टू इंक्रीज ट्री कवर एंड रिड्यूस टिम्बर इंपोर्ट्स। टिम्बर इंपोर्ट जो हमें बाहर से कर रहे हैं उस पर लगाम लगाना। इंडिया के अंदर हम खुद क्या करेंगे, टिम्बर प्रोड्यूस करेंगे। टिम्बर प्रोड्यूस करने के लिए हम किसको प्रोत्साहित करेंगे, हमारे फार्मर्स को। आप पहले भी गांव में देखते हो, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड थे जहां पे जो हमारे पास मेड़ होते हैं उसके ऊपर लोग क्या करते थे, खेती के साथ साथ क्या करते थे, बड़े बड़े पेड़ लगा करते थे। अब उससे हमारे पास इरोजन भी रुक जाता था और साथ साथ वो बड़े बड़े पेड़ भी तैयार हो जाते। बाद में उसको 10 साल 15 साल 20 साल जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो फिर से उसको बेच के काट के आप वहां से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या इंश्योर करती है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। साथ साथ जो हमारे जो टिम्बर इंपोर्ट पे रिलायंस है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, वो कम करें। और इंडिया के अंदर जो ट्री कवरेज, यूनाइटेड नेशन बोलती है कि कम से कम 30% होना चाहिए फॉरेस्ट कवरेज। मिनिमम फॉरेस्ट कवरेज शुड बी ऑफ 30%। बट एक्चुअल बात करते हो आप इंडिया में, तो एक्चुअल हमारे पास इंडिया में अभी कितना है, एक्चुअल इंडिया की बात करते तो मात्र हमारे पास अराउंड है 23.9%, अराउंड 24%। तो देयर इज अ नीड ऑफ अर्जेंट लाइक इनिशिएटिव्स। तो ऐसे केस में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सिक टू इंश्योर दैट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस आर सस्टेनेबल, और इसे सस्टेनेबल भी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे किसी तरीके हमारे लॉस ना देखे। ठीक है, बाय क्रिएटिंग अ क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क द गवर्नमेंट होप्स टू एनकरेज मोर फार्मर्स टू अडॉप्ट एग्रो फॉरेस्ट्री। और देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छे स्कीम्स लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू फार्मर के बीच में अवेयरनेस भी जाएगा और उनको इंकरेज भी करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे कि आप इस मॉडल को प्रैक्टिस करो, फॉलो करो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जरूरी हो जाता है इसके लिए, कोई भी स्कीम बना रहे हो तो ऐसे केस में सभी चीजें ऑनलाइन इजिली अवेलेबल होगी। मान लो कि आपने कोई पहले ही आपका पता है गवर्नमेंट को कि आपके पास इतने सारे ट्रीज हैं। अब आप अगर अपने मन से उन ट्रीज को काट देते हो और वो न्यूज चल गया, इंफॉर्मेशन चल गया गवर्नमेंट को, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पनिशेबल एक्ट। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बकायदा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू होंगे, आपको प्रॉपर परमिशन मिलेगा, फोटोज खींच के बताना पड़ेगा कि हाँ देखिए मैच्योर हो गया, इतने सारे ट्रीज हैं, इतने कटेंगे। ये सारे प्रोसेस सारे देखेंगे ऑनलाइन कर देंगे, तो सभी के लिए वो इजिली एक्सेसिबल है। सो दिस इज द मेन पार्ट। और ये हमारे पास हो गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कौन पेड़ कटने के लायक है, कौन नहीं कटेगा, सभी चीज यहां से आपको पता चल जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास इस एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को प्रमोट करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो हम बात करते हैं ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। आप एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स की जब भी बात करोगे तो आप बात करोगे दोनों के लिए, चाहे वो हमारे इंप्लॉयज हो जाए, चाहे वो हमारे कौन हो जाए, एम्प्लॉयर हो जाए, दोनों को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट। अभी गवर्नमेंट ने इसे दोनों के लॉन्च किया है। तो हमने पार्ट ए में देखा था, ये हमारे पास पार्ट ए में किसके लिए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए जो पहली बार ज्वाइन करते हैं, 6 महीने पे उनके जो इंसेंटिव है वो उनको दी जाएगी। दूसरा
पार्ट बी में एम्प्लॉयर को भी प्रमोट कर ये देता है ताकि वो उनको एक क्या मिले, प्रोत्साहन मिले और मोर and more recruitment they can have with which they will be able to generate more and more employment। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है ताकि हमारे पास जॉब का क्रिएशन हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोकल एरियाज में बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो इंडिया के अंदर कम है। और उस अगर कमेगी तो भाई लोग कमाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते तो हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में भी काफी चर्चा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, भ्रमण भी चल रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, तो उसको लेके अगर आपको पता है तो काफी गहमा गहमी वाला माहौल बना हुआ, ठीक है ना। पार्टीज के लिए अलग अलग एजेंडा बना हुआ है। तो ऐसे केस में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ने क्या किया, ये इंश्योर किया है कि इसके थ्रू कि वी हैव टू प्रमोट एक्यूरेसी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ अ स्टेट्स वोटर लिस्ट। जो एक्चुअल जो ट्रू वोटर्स हैं उनका जानकारी होना चाहिए हमारे पास, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, साथ साथ उन्हीं को ये सिर्फ राइट मिले। इसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि भाई आप बिल्कुल एलिजिबल वोटर हो। तो ऐसे केस में एसआईआर की जरूरत हो जाती थी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया और लार्ज स्केल पे लीगली मैंडेटेड एक्सरसाइज के तौर पे इसे क्या किया, इनिशिएट किया। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आर्टिकल 334 ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड हमारे पास फंडामेंटल राइट होता है, सॉरी क्या बोलते हो, सेक्शन 21 जो होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है ना। दोनों ये क्या करता है, राइट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप ऐसे गहन लाइक इनिशिएशन एसआईआर टाइप के थिंग आप ला सकते हैं, ले सकते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअल वोटर्स जो हैं उनको आप पता लगा सकते हैं और उनको ये राइट्स दे सकते हैं कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, भागीदारी ले सकते हो और अपने वोट को कास्ट कर सकते हो। तो ये भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। सो क्या देख लेते हो, द मेन एम इज टू इंश्योर दैट एवरी एलिजिबल सिटीजन इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल। जो एलिजिबल है उनको बिल्कुल उसमें डालना है, जो नहीं है नॉट लाइक इनएलिजिबल वोटर रिमेन्स देयरबाय नो अनएलिजिबल सॉरी no ineligible voter remains thereby upholding the integrity of the electoral processes and enabling free and fair elections। ये सारे पॉइंट्स काफी क्रूशियल हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो हमने बात की थी इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स की, सभी का हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर रखा। इसका एक बार और दिखाएगा जब हम बात करेंगे अपने क्या बोलते हो बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड करेंट सिचुएशंस की बिहार और इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हो 17th ब्रिक्स समिट की, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था भाई, रियो में। कहां पे, रियो है, ब्राजील में है। और ये हमारे पास 17वां क्या था, ब्रिक्स समिट था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स को हमने देखा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव देते हैं, आगे बात करेंगे लाइक एआई फॉर ऑल, बात करते हैं वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सुझाव हो जाते हैं, सजेशंस हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे अभी हम आगे आने वाले पॉइंट्स को हम देखेंगे। हाँ, की सजेशंस देखिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है ना। दूसरा देखते हो तो एआई फॉर ऑल, मल्टीपोलर वर्ल्ड भी आपको दिखेगा। ये सारे इनके क्या हो जाते हैं, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, रिस्पॉन्सिबल एआई, ये सारे इनके क्या हो जाते हैं, वर्ड्स हो जाते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि जमाना ये युद्ध का नहीं है, सबको साथ में आके एक साथ जो प्रॉब्लम से उसको क्या करना, फेस करना और वहां से कुछ एक अच्छे लाइक मैसेज को कन्वे करने के साथ करते हुए हमें क्या करना है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को एक नया और सुखद जीवन देना। तो ये सारे मैसेज को उन्होंने कन्वे किया। अब ब्रिक्स की बात करते तो दिस वाज एक्चुअली ओरिजिनली मेड अप ऑफ व्हाट, BRIC, ब्रिक अर्लियर इसे बोला करते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। अब 2000 आई थिंक 10 के बाद इसमें हमारे पास क्या होता है, साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन करता है, तब से क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। बाद में अभी देखते हो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दे आल्सो हैड जॉइंड दिस ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर नेशंस। अब ओरिजिनली बात करते तो पहली बार ये टर्म कॉइन किया गया था जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में। फिर उसके बाद बात करते हो तो G8 आउटरीच समिट जो हुआ था उस टाइम हमारे पास रसिया, इंडिया और चाइना के लीडर्स ने मिलकर 2006 में एक फॉर्मल ग्रुपिंग ब्रिक का फॉर्मेशन किया था। बाद में अगर देखते हो तो इसके फार्मर लाइक फाइनल फॉर्मलाइजेशन की बात करते हो तो वो कंप्लीट हो गया था फर्स्ट मीटिंग के दौरान, कहां पे, ऑन द मार्जिन ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क 2006। ये सही पॉइंट को हमने कवर कर रखा था। जी हाँ, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है और तब से देखेंगे ये उसके साथ है और भी बहुत सारे नए नए कंट्रीज का भी इसमें क्या होगा, मिक्सअप होगा।
ये सभी पॉइंट को मैं देख रहा हूँ। और तब से एनुअली हर साल क्या किया जाता है, ये एनुअल समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड के इन्हीं सभी मेंबर नेशंस के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हो। तो हमने सभी पॉइंट को कवर कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते तो हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का। आज काफी डिटेल डिस्कशन होने वाला है, डिटेल डिस्कशन आज के करंट अफेयर्स में देखिएगा होगा, ठीक है ना। सो दिस इज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट थ्रू लोन्स गारंटीज, this is this is the private, the bank shall support public or private project through loans, guarantees and other financial instruments, equity, and here it is a multilateral development bank established by the BRICS states। BRICS states के द्वारा ही क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, करेक्ट ना। चलिए अब पहले ही क्या बोला जाता था भाई, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, पहले इसे क्या बोला जाता था, ब्रिक्स, अर्लियर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, पहले से क्या बोला जाता था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोला जाता था। फर्दर अगर देखते हो तो हम बात करें ग्रैंड इथोपियन रेनासेंस डैम की, हम बात करें यहाँ पे नाइल रिवर की। नाइल आपको पता है कि दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ड्रेनेज बेसिन। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की हमने काफी बात की थी। अब यहाँ पे हमने इन मैप्स के थ्रू हमने ये कवर करने की कोशिश की थी क्यों ये अभी कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर रहा है हमारे इथोपिया और सूडान के बीच में, ठीक है ना। इस सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया था। फिर आगे बढ़ते तो हमने ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर किया था और फाइनली ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। क्या हमने बोला था कि एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे एसआईआर को। देखिए आपके सामने आ गया, वो आपके पास कनेक्टेड है किससे, वर्थ रजिस्ट्रेशन ट्रेंड से, जो कि अभी बिहार और इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जब एसआईआर स्टार्ट हुआ तो जो बच्चे अभी रिसेंटली लाइक पैदा हुए लाइक आफ्टर 2004 दिसंबर 2004, अगर उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए तो उनको एक वैलिड प्रूफ देना रहता है। वैलिड प्रूफ के तौर पे अपने पेरेंट्स के द्वारा जो बनाया गया था उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट वो कंपलसरी मांगा जा रहा है, तो वो यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि ये काफी पुअर था जब हम बात करते हैं 1990 के आसपास की, ठीक है। 2004 2005 की बात करते हो, 2000 से पहले की बात करते हो तो काफी लो हुआ करता था। धीरे धीरे सुधार हुआ, बट अब मेन जो सुधार हुआ वो भी रिसेंटली जाके दिखा हमें 2017-18 से, ठीक ना। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इन सभी चीजों का हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर रखा था, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज। इंडिया को वहां पे चौथा पोजीशन पे अपना हक मिला है और काफी क्रूशियल, काफी लंबे अरसे के बाद ये ऐसी परिस्थिति देखने को मिली है जहां पे इंडिया किसी ना किसी रैंकिंग में कम से कम टॉप 5 में तो जगह बनाने में तो सफल हुआ है। तो इंडिया का जो लाइक इंडेक्स है वो 25.5 है और उस बेसिस पे वर्ल्ड का ये 4th मोस्ट इक्वल कंट्री बन गया, ठीक ना। और यहाँ पे हमने बात की थी जीनी इंडेक्स के हिसाब से ये रैंकिंग तैयार की जाती है। अब कौन तैयार करता है भाई ये रैंकिंग, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया था। जीनी इंडेक्स का हम जिक्र कर रहे हैं तो जीनी इंडेक्स क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। जीनी इंडेक्स के अनुसार हम वहां पे सॉरी ये तो कैलकुलेट करते ही हैं, साथ साथ जीनी इंडेक्स के दौरान भी हम लॉरेंज कर्व को स्पेशली ध्यान में रखते हुए सभी डेटा को कैलकुलेट करते हैं। अब जीनी इंडेक्स क्या होता है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, इन सभी का हमने काफी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर रखा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसके अलग अलग क्या हो गए अप्रोचेज हो गए, अलग अलग क्या हो गए पैटर्न्स हो गए, काफी डिटेल डिस्कशन इसका हो रखा है, आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस सेशन में जाके। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। देखिए अप्रैल 2025 से ये क्या था, नॉन फंक्शनल था क्योंकि सारे जो इसके मेंबर्स थे वो रिटायर हो गए थे। अब फाइनली क्या हो गया, स्पेशली सारे नहीं, स्पेशली चेयरपर्सन ही जब रिटायर होंगे भाई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई हेड करने लीड करने वाला तो रहेगा, कोई हेड रहना चाहिए ना। तो लीडर ही हमारे पास जो वहां के हैं, जो हेड हैं, मेन चेयरपर्सन है, उनका रिटायरमेंट हो गया था तो वहां पे ये कुछ दिनों के लिए क्या हो गया था, नॉन फंक्शनल हो गया। और अभी फिर से ये क्या हो रहा है, अभी फंक्शन इसे करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा था इसका ऑर्गेनाइजेशन टोटल यहाँ पे आपको दिखेंगे 7 आदमी, चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन और एक 5 लाइक लोग जो कि क्या होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन 5 में से 7 में से कम 5 तो होने चाहिए हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से। माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन क्या होता है ये भी हमने देख रखा था, जहां पे हमने बात की थी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन की, ये सभी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज पीपल पॉपुलेशन कहलाते हैं। और इनके हित के लिए बात कौन करेगा, हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। और अभी अप्रैल से वो क्या था, नॉन फंक्शनिंग मोड में था, फिर से उसे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं। चेयरपर्सन की रिअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की, रिअपॉइंटमेंट नहीं अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ एक प्रोविजंस की बात करते हो तो अभी इनके हर एक मेंबर्स का टेन्योर होता है कितने साल का, आप देखेंगे दे हैव अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद ये फिर से एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो दिस इज अ वेरी मेजर फैक्ट है। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हो
इनके पास पावर भी रहता है किसके जैसा, सिविल कोड के जैसा, ठीक है ना। ये सभी पावर्स की बात कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो हमने बात की थी पोषण अभियान के दौरान महिलाओं के द्वारा ये जो कंपल्सन कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र, सभी का काफी डिटेल डिस्कशन हमने पिछले सेशन में ही किया। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो हमने बात की थी अपनी अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन की। आपको पता है कि अमरावती को डेवलप किया जा रहा है हैदराबाद के तर्ज पे, क्योंकि हैदराबाद जब हमारे पास यूनिफाइड यूनाइटेड आंध्रा की बात करते हो तो तेलंगाना, और उस टाइम का तेलंगाना तो एग्जिस्टेंस नहीं था, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करते हो तो उतने वास्ट टेरिटरी का जो हमारे पास कैपिटल था वो हैदराबाद था, काफी वास्ट डेवलपमेंट हुआ था। पहला इंडिया का आईटी सिटी जो था वो हैदराबाद ही था, ठीक ना। इसके बाद अगर आप देखते हो तो चूंकि हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, तो जरूरत हो गई एक वैकेंसी क्रिएट होगी हमारे आंध्र प्रदेश में। कैपिटल ही नहीं पहले डिसाइड हो रहा था, वहां के जो प्रीवियस अभी गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट थी, वो पहले डिसाइड ही नहीं करे थे, वो अपने हिसाब से क्या बना रखे थे, विशाखापट्टनम को कैपिटल बना रखे थे। और अभी नायडू साहब जब पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से अपने पुराने वादे के अनुसार अमरावती को कैपिटल शिफ्ट किया, और सारे जो मेजर डेवलपमेंट होने चाहिए कैपिटल के अंदर वो उन्होंने करना स्टार्ट किया। और उसी कड़ी में आप देखेंगे अमरावती को डेवलप किया जा रहा है क्वांटम वैली डिक्लेरेशन, क्वांटम वैली के तौर पे। और ये हमारे पास किसका पार्ट है, इंडिया का जो अपना क्वांटम मिशन है उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमने बात की थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक गवर्नमेंट प्राइवेट बॉडीज लाइक IBM, TCS, L&T, एकेडमिया एंड स्टार्टअप्स, एंड फाइनली पार्टनरशिप तो आई। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे इसे डेवलप करने की प्लान की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट है कि 2027 तक कम से कम 500 मिलियन US डॉलर और 2029 तक 1 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे माना जा रहा है कि हम जल्दी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्या, क्यू चिप इन, क्यू चिप, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटम चिप, मतलब आईसीज इन फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया, क्वांटम चिप ऑफ इंडिया हैज टू बी डेवलप्ड। और ये हमारे पास मेन टारगेट है इसका, अमरावती क्वांटम वैली का। ये भी डिक्लेरेशन रिसेंटली अब क्या हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, और जल्दी इस पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उसे हमने कवर कर रखा। आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था 2025 में, चेन्नई में ये कंक्लूड किया, सॉरी स्टार्ट किया गया था चेन्नई के लाइक जो हमारे पास क्या बोलते हो आप, चेन्नई पोर्ट से स्टार्ट होगा, और मामल्लपुरम महाबलीपुरम जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पे जाके कंक्लूड हो जाएगा। अब ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंडिया का पहला क्रूज जो कि है हमारे पास एमबी इंप्रेस कॉर्डेलिया के द्वारा ये निर्मित है, और इसी पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और हमारा जो टारगेट है, जो अपना भारत क्रूज मिशन है, उसका जो टारगेट है कि 2000 आई थिंक 30 तक लाइक 1000 या फिर 1000 मिलियन या फिर कुछ लोगों को जोड़ना है, किससे, हमारे इस क्रूज मिशन से। तो ये सभी यहां से हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आसियान चाइना। टोटल 5000 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने की कोशिश की जाएगी इन क्रूज मिशन के द्वारा, ठीक है। काफी क्रूशियल होने वाला है, और इससे लोकल एरियाज में क्या होगा, टूरिज्म भी बूस्ट होगा, ठीक है। अब आज के सेशन की बात करते हैं, तो यहां से वो स्टार्ट हो रहा। अब हम बात करें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, KM, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, KMTTP। कलादान जो देख रहे हो ये हमारे पास कनेक्टेड है इंडिया और म्यांमार के बीच में एक ट्रेड रिलेशन से, ठीक है। ये टारगेट किया जा रहा है कि 2027 से इसे फंक्शन कर देना, ठीक है। ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के दो अप्रोचेज हो सकते हैं, या फिर लैंड्स के थ्रू, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को म्यांमार से डायरेक्ट कनेक्ट करना लैंड्स के थ्रू, मतलब लाइक रोडवेज के थ्रू, या फिर आप बे ऑफ बंगाल के थ्रू वेस्ट बंगाल को कंक्लूड करो, कनेक्ट करो किससे, म्यांमार को। तो ये दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। तो इट इज अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड म्यांमार टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियाज ईस्टर्न सीबोर्ड and its landlocked northeastern states using a combination of sea, river and road transport, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या वेज हैं, सी रिवर जो कि वाटर वेज हो गया, वाटर वेज में किसकी जिक्र करोगे आप, वाटर वेज में आप जिक्र करोगे इन दोनों की, ठीक ना, सी और रिवर की, प्लस रोडवेज की बात करोगे। इन सभी के थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया और म्यांमार के बीच में ये ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट इज इंटायरली फंडेड बाय इंडिया अंडर इट्स ग्रांट इन एड स्कीम, ग्रांट इन एड स्कीम के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ग्रांट इन एड स्कीम जो हमारे पास है उसके तहत हम
पूरे तरीके से इसे क्या कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हो विद द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट। कंसल्टेशन हमारे पास किसके रहेगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे ये हमारे पास क्या है, कंसल्टेशन बॉडी है, कंसल्टिंग बॉडी है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है भाई, सी रूट्स रहेंगे इसके, जो कि कनेक्ट करेगा किसको, कोलकाता पोर्ट को, इंडिया का कोलकाता पोर्ट को किससे, सिटावे पोर्ट जो कि है रखाइन स्टेट में, म्यांमार में, ठीक है। अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल कवरिंग अबाउट 539 किलोमीटर, टोटल 539 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है बे ऑफ बंगाल का, कोलकाता से सिटावे पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास सी रूट डेवलप किया जाएगा वो हमारे पास है यहाँ पे 539 किलोमीटर का। रिवर रूट की बात करते हो फ्रॉम सिटाबे, और फिर सिटाबे से लेके कार्गो का ट्रांसपोर्ट होगा करादान रिवर, हाँ भाया करादान रिवर टू पलेटवा। ध्यान रखेंगे सिटाबे कार्गो इज ट्रांसपोर्टेड वाया कलादान रिवर टू पैलेटवा, जो कि अगेन 158 किलोमीटर का, समझ रहे हो आप। तो पहले तो आप सी रूट, फिर वहां पे रिवर रूट, उसके बाद फिर आप बात करोगे तो फिर हम फर्दर वहां पे ऐड करेंगे किसको, रोडवेज को। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया इंडिया, इंडिया का ये हो गया हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो टोटल यहां से हम स्टार्ट करें, कोलकाता जो हमारा पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहां से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस म्यांमार के किस पोर्ट को, सिटवा पोर्ट को। और फाइनली ये टोटल देख रहे हो इसका स्टेट टोटल है 539 किलोमीटर का, करेक्ट। इसके बाद अगर बात करते हो तो हमारे पास रोडवेज भी है, यहाँ पे अगर देखो तो आइजॉल, फिर लॉन्ग तलाई, फिर जोरिनपुई, कलेटवा एंड पलेटवा, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं रोडवेज नेटवर्क के थ्रू। और ये हमारे पास हो गया रिवर, ये हो गया हमारे पास रिवर, रिवर, ये हो गया हमारे पास रोड, ये हो गया हमारे पास सी रूट। तीनों का आपने जिक्र देख लिया। इस तरीके से आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्रांसपोर्ट को कंक्लूड कर रहे हैं। ये अभी रिसेंटली टारगेट है कि जल्दी इसे क्या करें 2027 तक लॉन्च कर दें, और फुल्ली फंड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान हमें कौन कंसल्ट करेगा, कंसल्टेशन प्रोवाइड कराएगा IWAI विच इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए ये था हमारे पास कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोडवेज वाटरवेज में के अंदर जो रिवरवेज होते हैं या फिर इनलैंड रिवर्स होते हैं या फिर सी रूट्स होते हैं, सभी को हम यूज करके बना रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें, इसीलिए क्या कहलाता है, मल्टी मॉडल कहलाता है। फिर आगे बढ़ते तो हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास OBC। अभी ये काफी ज्यादा दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्यों बना हुआ था जरा गौर कीजिएगा। OBC सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सिंगल मदर्स। अब मान लो कि इंटरकास्ट मैरिज हुआ, बच्चे के पेरेंट यूजली जो OBC बनता है, कोई भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है या फिर मान लो कि कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो यूजली हम बात करते हैं इंडिया में वो पैटर्नल पॉइंट्स को देखेगा, पैटर्नल सोर्स को देखेगा, और पिता के नाम से, कास्ट से वो जाने जाएंगे। ये अभी यहाँ पे काफी बड़ा चर्चा में बना हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ है, द पिटिशनर अ सिंगल मदर विथ OBC स्टेटस अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट गाइडलाइंस। जहां पे दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको पिता के नाम से क्या बनाने होंगे, सर्टिफिकेट बनाने होंगे, बट मां बोलती कि नहीं, हम पिता के नाम से क्यों बनाएंगे, ये तो वायलेशन है हमारे पास आर्टिकल 14 का, जहां पे बात करते हैं इक्वलिटी की। पिता और माता में क्यों डिफरेंस किया जा रहा है, रिलीजन ऊपर से कास्ट के बेसिस पे, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। फिर बात करते हो आप आर्टिकल 21 की, जो कि बताता है पर्सनल लिबर्टी की, तो फिर वहां पे हमें लिबर्टी हमारी कहां दी जा रही है। तो इन दो फंडामेंटल राइट्स को यूज करके इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया है दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और अभी ये काफी बड़ा न्यूज में बना हुआ है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, दीज गाइडलाइंस रिक्वायर ए पैटर्नल OBC। बताया जा रहा है कि दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आपको बनाना है सर्टिफिकेट, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपके पिता के कास्ट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। सो दिस वाज द मेन पॉइंट एंड दिस वाज द रीजन व्हाई सिंस शी वाज अ सिंगल मदर शी फेल्ट इट अ वेरी मच लाइक डिस्क्रिमिनेटरी, और इसलिए उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। The petitioner contended that this requirement undermines her child's right to equality and personal liberty। ठीक ना, इक्वलिटी की मतलब बात करते हो आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 21 बताता है पर्सनल लिबर्टी का जिक्र, तो ऐसे केसेस में ये दोनों का वायलेशन हो रहा है उनके हिसाब से। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अब तक इंडिया के अंदर क्या ऐसे और भी इवेंट्स देखने को मिले हैं, जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट 2012 में ये बात बोलता है, जहां पे आप बात करेंगे रमेश भाई
दभाई नायका वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात की। तो वहां पे अब क्या देखोगे, इट रूल्ड दैट चिल्ड्रन फ्रॉम इंटरकास्ट मैरिजेज जनरली इनहेरिट फादर्स कास्ट। इंटरकास्ट मैरिज में जो मैरिज होगा वो यूजुअली पिता के कास्ट को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। However, the court acknowledged that such presumptions are not absolute. उन्होंने कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ठीक है पिता के जात से उनको कनेक्ट किया जाएगा, बट फिर भी अगर बात करते हो आप, ये 100% कंफर्म नहीं है, ठीक ना। इसलिए इन्होंने बोला कि however the court acknowledged that the such presumptions are not absolute. ये 100% नहीं माना जा सकता। In case of divorce or separation, a child raised by a mother from a scheduled caste or scheduled tribe can inherit her caste. एससी एसटी के केस में अगर बात करते हो तो अगर मदर डाइवोर्स है या फिर सेपरेटेड है तो वैसे केस में वो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में ये सिर्फ एससी एसटी के लिए ही एप्लीकेबल था। मतलब इंटरकास्ट मैरिज में अगर मदर एससी एसटी हैं तो वो जा सकती हैं अपने बच्चे को ये बताने के लिए कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाओगे हमारे हिसाब से। पर वहां पे यहाँ पे बात हो रही है ओबीसी के, तो ये भी एक हमारे पास नया पॉइंट निकल के आया है और देखते हैं अब क्या यहाँ पे जजमेंट होके आता है। राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो हमारे पास रूमी चौधरी, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, द दिल्ली हाई कोर्ट upheld the rejection of a single mother's request for a caste certificate for her children. The court has stated that issuing such certificates could deprive genuine scheduled caste individuals of educational and employment opportunities. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वहां पे यही रिकमेंडेशन दिया है कि आप मदर के लाइक कास्ट पे अगर बना रहे हो, लाइक ये क्या बोलते हो, अपना बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर वैसे केस में आप एससी एसटी कैटेगरी से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो ऐसे केसेस में चूंकि आप बनवा रहे हो और पिता का कोई और कास्ट है तो आप मदर के कास्ट के हिसाब से जाके आप बनवा रहे हो, तो ऐसे केस में जो ओरिजिनली एसटी एसटी केस है, एससी एसटी या फिर जो रियल पॉपुलेशन है जिनको ये हक था लाइक रिजर्वेशन को हासिल करना, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, जिसके बेसिस पे आप ये फिर से समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा क्रूशियल हो गया। इन 2024 द गुवाहाटी हाई कोर्ट रूल्ड इन श्रीमती मुनसून बरका कोटी वर्सेस द स्टेट ऑफ असम दैट कास्ट आइडेंटिटी मस्ट कंसिडर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। ध्यान रखेंगे काफी फिलोसफिकल व्यूज है ये, नॉट जस्ट पैटर्नल लाइनेज। The court upheld the validity of an OBC certificate inherited from a mother. अब 2024 के केस में अगर बात करते हैं तो आसाम में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने वहां पे जस्टिफाई कर दिया है कि जो पिता पैटर्नल लाइन है जो वो सिर्फ एक क्या है, लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसको आप ये कंपल्सन नहीं कर सकते हो कि भाई आपको उसी के हिसाब से बनाना है अपना कास्ट। यहाँ पे उन्होंने मदर के नाम पे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना था वो उन्हें वैलिड कर दिया है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सोर्स of information. So here the court upheld the validity of an OBC certificate inherited from a mother, recognizing the disadvantages faced by her children growing up. ठीक है, तो ये उनके ऊपर एक ऑप्शन हो गया और फाइनली देखिए मदर के कास्ट के हिसाब से वहां पे गुवाहाटी में ये ऑप्शन दे दिया गया था और ये हमारे लिए एक नया हो गया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जजमेंट फर्दर ऐसे इश्यूज को अगर देखेगा, जजेस ऐसे इश्यूज को देखेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करेंगे, अपने डिसीजन देंगे। तो ये था हमारे पास अपना लाइक सिंगल मदर से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज थे स्पेशली ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके उनका पॉइंट। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ध्यान रखेंगे मैं थोड़ा सा फास्ट गया था, बट मैं आपको बार बार बता दूं कि हम स्टार्टिंग में रिवीजन करा रहे हैं अभी कुछ एक दिनों से, ताकि आपको कहीं से कुछ मिस ना होते हुए फील हो। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत डाउट समस्या आती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और क्लास नोट्स के लिए हमारे मेट से आपको डाउनलोड कर लिए। तो चलिए हम वाइंड अप करते हैं अपना आज का सेशन, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू।